हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने किसी समबाहु त्रिभुज में आई धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखी। फिर अपन ने देखा कि अगर अपने पास कोई वर्गाकार लूप है और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अब अपन बच्चों एक जनरल क्वेश्चन बनाते हैं और वो जनरल क्वेश्चन क्या है कि n भुजाओं का कोई समरूप बहुभुज है और उसमें आई धारा प्रवाहित की जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये बच्चों आपको ज्ञात करना है। n भुजाओं के समरूप बहुभुज में आई धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, ध्यान दो। सपोज करो कि मेरे पास ये n भुजाओं का एक समबहुभुज है और इसकी जो भुजा की लंबाई है बच्चों वो a है। इसकी जो भुजाई की लंबाई है वो a है। सपोज करो ये केंद्र O है, इसको मैं A नाम दे देता हूं, B नाम दे देता हूं और सपोज करो कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों आपको यह भी पता है मैं इस बिंदु से यहां पे लंब डालूंगा, पहले एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा और एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल कर उससे क्या कर दूंगा, n से गुणा कर दूंगा। ऐसे ही होगा। तो ध्यान दे बच्चों एक बार, यहां से धारा A से B की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो कोण है वो φ1 है और ये कोण क्या है बच्चों, φ2 है। आपको ये भी पता है, देखो n भुजाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना रहेगा बच्चों, 2π। n भुजाओं के द्वारा केंद्र पर जो कुल अंतरित कोण होगा वो कितना होगा, 2π। इसलिए एक भुजा के कारण केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, 2π/n। और 1/2 भुजा के कारण यानी आधी भुजा के कारण, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है आधी भुजा के कारण बन रहा है, आधी भुजा के कारण जो कोण बनेगा वो बन जाएगा π/n। इसलिए बच्चों φ1 बराबर φ2, ये π/n आ जाएगा। φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास, π/n आ जाएगी। अब मेरे को और क्या चाहिए, ये लंबवत दूरी चाहिए। आपको ये भी पता है कि OC या AC अपॉन OC इज इक्वल टू tan φ1, और φ1 की जगह आपको पता है कि π/n है। φ1 और φ2 दोनों का मान क्या है, π/n है। इसलिए जो OC आएगी, मेरे को तो ये लंबवत दूरी चाहिए, सबसे पहले उस बिंदु से लंब डालें और उससे लंबवत दूरी ज्ञात करें। तार की लंबवत दूरी D OC, और OC का मान कितना होगा बच्चों, AC अपॉन tan π/n, और AC का मान a/2 है, a/2 अपॉन tan π/n, या OC बराबर a/2 tan π/n। OC की जो वैल्यू होगी वो बनेगी a/2 tan π/n। अब आपको ये भी पता है बच्चों, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो क्या बनेगा आपके पास, एक के कारण निकाल के n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n इंटू एक के कारण कितना बनेगा, μ0 अपॉन 4π, μ0I अपॉन 4πd, और d का मान कितना आ रहा है बच्चों अपने पास, OC के बराबर, और d का मान आ रहा है a अपॉन 2 tan π/n इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन π/n प्लस साइन π/n। और ये आ गया बच्चों अपने पास μ0 ni अपॉन 4πa इंटू 2 tan π/n ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा 2
साइन पाई बाई एन। 2 and 2 बच्चों हो जाएगा कैंसिल, 2 and 2 4 और 4 से 4 कैंसिल, और b का जो मान आएगा वो आएगा म्यू नोट एन आई अपॉन पाई ए इंटू साइन पाई बाई एन इंटू 10 पाई बाई एन। ये बच्चों अपने पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि अपने पास यदि n भुजाओं का कोई सममित बहुभुज है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू नोट एन आई अपॉन पाई ए इंटू साइन पाई बाई एन इंटू 10 पाई बाई एन होगा। अब देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट, यदि मैं एक समबाहु त्रिभुज लेता हूं, क्या करता हूं, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के लिए n बराबर 3 बनेगा, जैसा अपन पहले निकाल भी चुके हैं कि ए भुजा की एक समबाहु त्रिभुज में I धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था अपने पास, 9 म्यू नोट I अपॉन 2 पाई आया था। तो यहां पर देखो n की वैल्यू आपको पाई बाई वो n की वैल्यू 3 रखनी है, तो बच्चों क्या बन जाएगा स्पेशल केस, b बराबर म्यू नोट n की जगह 3 रखूंगा इंटू I अपॉन पाई ए और साइन पाई बाई 3 इंटू 10 पाई बाई 3, और ये बनेगा 3 म्यू नोट I अपॉन पाई ए, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3 एंड √3 क्या बन जाएगा 3, और ये आ जाएगा 9 म्यू नोट I अपॉन 2 पाई ए। तो बच्चों आपको पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद हो तो त्रिभुज होने पर 9 म्यू नोट I अपॉन 2 पाई आ जाएगा। इसका सेकंड केस अपन लेते हैं बच्चों, यदि वर्गाकार लूप हो, कैसी हो, वर्गाकार लूप हो तो n का मान क्या आएगा आपके पास 4, और n का मान 4 आएगा तो b बराबर क्या बनेगा, म्यू नोट n की जगह 4 इंटू I अपॉन पाई ए साइन पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4, और ये बनेगा 4 म्यू नोट I अपॉन पाई ए, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन √2 आ गई, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आ गई, और इसको सोल्व करेंगे तो b इक्वल टू क्या बनेगा 2√2 म्यू नोट I अपॉन पाई ए। b की वैल्यू क्या होगी 2√2 म्यू नोट I अपॉन पाई ए, और इस टाइप से अपन क्या करेंगे, वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा 2√2 म्यू नोट I अपॉन पाई ए, जो अपन पहले भी निकाल चुके हैं। तो बच्चों ये जो जनरल फॉर्मूला है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जनरल फॉर्मूला याद करना है। अब इसी का बच्चों एक केस और बनता है, यदि n भुजाओं का समबहुभुज, ध्यान दें इसका स्पेशल केस, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, स्पेशल केस, यदि n भुजाओं का समबहुभुज r त्रिज्या के वृत्त के अंदर बने, यदि n भुजाओं का समबहुभुज r त्रिज्या के वृत्त के अंदर बने इस टाइप से वृत्त के अंदर बने तो बच्चों क्या होगा, सेम लॉजिक बनेगा, ये पाई बाई n बनेगा, ये इधर से यहां तक a/2 बनेगा, ये a/2 बनेगा, और ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बन गई। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें, इस a को अपन क्या करेंगे, गायब करेंगे, क्या करेंगे, r के फॉर्म में लेना चाह रहे हैं अपन। तो आपको ये पता चल गया
साइन पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन इज इक्वल टू ए बाई टू अपॉन आर। साइन पाई बाई एन की जगह क्या रखेंगे अपन, ए बाई टू इंटू आर, या ए इक्वल टू बन जाएगा 2r इंटू साइन पाई बाई एन। और इस फॉर्मूले में क्या करेंगे अपन, ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट एन आई अपॉन पाई ए, और ए की जगह 2r साइन पाई बाई एन, और ये बना साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन। अब ध्यान देना बच्चों, साइन पाई बाई एन से साइन पाई बाई एन कैंसिल हो जाएगा, और बी का मान क्या आ गया आपके पास, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 10 पाई बाई एन। बी बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 10 पाई बाई एन। तो ये बच्चों स्पेशल केस है कि यदि एन भुजाओं का समबाहुभुज, यदि एन भुजाओं का समबाहुभुज किसी आर त्रिज्या के वृत्त के अंदर बने, तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 10 पाई बाई एन। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ अपने एन भुजाओं के समबाहुभुज के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट देखें आप। ध्यान दें बच्चों, अनंत लंबाई के दो धारावाही तारों में I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ये अपने पास अनंत लंबाई के ये दो धारावाही तार हैं, ये AB है और ये CD है। अनंत लंबाई के दो धारावाही तारों में क्रमशः ये एक दूसरे के लंबवत विन्यासित हैं और इनमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो उन चर बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो। क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पे, अनंत लंबाई के दो धारावाही तार AB तथा CD एक दूसरे के लंबवत विन्यासित हैं। इनमें क्रमशः चित्रानुसार I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इनमें क्रमशः चित्रानुसार I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो उन चर बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करो जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो।
उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो। अब देखो बच्चों ध्यान दें, उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ यानी ऐसा एक बिंदु नहीं होगा जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, ऐसे कई बिंदु हो सकते हैं। अब वो कई बिंदु किस पर स्थित होंगे? एक सरल रेखा पर स्थित होंगे, परवलय पर स्थित होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे या दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे, ये अपन को देखना है। समझ में आ रहा है? तो उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो? 0। अब सबसे पहले तो बच्चों मैं क्या करता हूं कि बिंदु लेके देखता हूं। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास बिंदु P है और इस बिंदु P के जो निर्देशांक है x और y है। सबसे पहले तो मेरे को यह देखना है कि इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब ये कैसे देखें कि दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो जैसे मैं ए बी तार के कारण यहां पे देखता हूं तो बच्चों आपको यह पता है कि धारा प्रवाह की दिशा में dl होता है और तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर r होता है। dl को आप r की ओर घुमाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तल के लंबवत ऊपर की ओर। किधर आ रहा है बच्चों? तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, अब अपन इसी बिंदु पर देखते हैं किसके कारण? CD तार के कारण। तो आपको पता है dl की दिशा इधर होगी और r की दिशा तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर होगी और ये dl को आप r की ओर घुमाओगे और चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है बच्चों तल के लंबवत नीचे की ओर। चूंकि दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अतः इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो सकता है। होगा तो कब? जब परिमाण भी बराबर हो। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अपन को क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब आपको यह भी पता है कि इस बिंदु से आप यहां से लंबवत दूरी देंगे। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक होता है और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है बच्चों? x निर्देशांक। तो AB तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B1 आएगा, AB तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इसको मैं B1 से कह रहा हूं और ये बनेगा μ0I1 अपॉन 2π इंटू y और किधर आ रहा है बच्चों? तल के लंबवत ऊपर की ओर। देख चुके हैं अपन पहले ही, तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब अपन देखते हैं CD तार के कारण, CD तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, CD तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू μ0I2 अपॉन 2πx और ये होगा तल के लंबवत नीचे की ओर। अब ध्यान दो बच्चों, P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1 होगा और ये बनेगा μ0 अपॉन 2π अपन कॉमन लेते हैं और ये बनेगा I1 अपॉन y माइनस I2 अपॉन x। अब क्या कह रहा है बच्चों? उन बिंदुओं का, उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जिन पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? 0। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है? 0 करना है। और जैसे ही मैं चुंबकीय क्षेत्र को 0 करूंगा तो ये बनेगा I1 अपॉन y इक्वल टू I2 अपॉन x या y इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू x। और निश्चित रूप से बच्चों क्या आ रहा है? एक सरल रेखा आ रहा है। तो उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा होगी जिसका ढाल I1 बाई I2 के बराबर होगा। तो बच्चों उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी, ये रेखा होगी। अर्थात इस रेखा पर ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा टाइप से कई बार क्वेश्चन यही बना लेता है
कि ये बिंदु P दे दिया, ये बिंदु Q दे दिया, ये बिंदु R दे दिया और इधर बिंदु S दे दिया। तो तारों के इस युग्म के लिए, धारावाही तारों के इस युग्म के लिए किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो सकता है? तो बच्चों यहां पर Q, जैसे मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है, ये बिंदु S है, तो P और R बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। लेकिन Q और S बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। लॉजिक आपके समझ में आ गया है? प्रत्येक बिंदु के लिए आप दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे। जिन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो सकता है, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या आया मेरे पास? एक सरल रेखा आ गई, धनात्मक ढाल की सरल रेखा आ गई। तो उन चर बिंदुओं का बिंदुपथ एक सरल रेखा होगा जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये बच्चों अपन ने देखा सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और अब अपन देखेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट अपन हेडिंग देखते हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, माना कि R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या N है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। ये अपने पास बच्चों R त्रिज्या की कुंडली है और ये इसका केंद्र O है। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक dl लंबाई का अल्पांश लेता हूं और इसको केंद्र से मिलाता हूं। अब आपको पता है बच्चों dl वेक्टर और r के बीच में ये दूरी r है और इसके बीच में ये जो कोण थीटा होगा वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आपको पता है dl की दिशा, I धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो dl की दिशा क्या होगी? धारा प्रवाह की दिशा में होती है, अर्थात इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी और स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो बच्चों अपन क्या कहेंगे? बायो सावर्त नियम से
धारावाही अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल अपॉन आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल बाई आर स्क्वायर। अतः संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अतः संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई dl अपॉन आर स्क्वायर, या B बराबर म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है और आ जाएगा इंटीग्रेशन dl। अब या B बराबर क्या बनेगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dl क्या बनेगा, इस संपूर्ण लूप की लंबाई। अब यदि फेरों की संख्या n है तो बच्चों ये लंबाई बनेगी n इंटू 2πr। अगर एक फेरा है तो परिधि के बराबर आ जाएगी 2πr के, और n फेरे हैं तो बच्चों इंटीग्रेशन dl संपूर्ण लंबाई आएगी जिसका मान n इंटू 2πr के बराबर आएगा। r और r कैंसिल हो गया और b बराबर क्या बनेगा बच्चों, अरे ये गड़बड़ हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये 4π तो लगाया नहीं है अपन ने, और ये बना अपने पास म्यू नॉट आई, 2π से 2π कैंसिल, 2 बच गया, और म्यू नॉट ni अपॉन 2r। तो ये आ गया बच्चों, क्या आ गया अपने पास, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू, आपको पता है बायो सावार्ट के नियम से धारावाही अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, और म्यू नॉट आई dl अपॉन 4π आर स्क्वायर। अब संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये इंटीग्रेशन dB इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट आई dl अपॉन 4π आर स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4π और आर स्क्वायर सारे कांस्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक अल्पांश की जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर ही होगी। अब इंटीग्रेशन dl करना है, अब यदि एक फेरे की कुंडली है तो बच्चों संपूर्ण जो लंबाई है इन अल्पांशों को जोड़ते जाएंगे तो संपूर्ण लंबाई इसकी परिधि के बराबर आएगी और 2πr के बराबर आएगी। लेकिन यदि फेरों की संख्या n है तो इसकी संपूर्ण लंबाई n इंटू 2πr के बराबर आएगी। सोल्व करने पर आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। अब ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का अगर फेरों की संख्या के साथ ग्राफ खींचें तो श्योर स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी प्रकार से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का धारा के साथ ग्राफ खींचें I के साथ तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कुंडली की त्रिज्या के साथ ग्राफ खींचे तो श्योर आयताकार अतिप्रबल आएगा। दिख रहा है आपको, अरे y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी वृत्ताकार कुंडली अर्थात कम त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है बजाय
बड़ी वृत्ताकार कुंडली के। और जैसे जैसे अपन फेरों की संख्या बढ़ाते जाते हैं या कुंडली में धारा का मान बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि। ठीक है, तो ये हुआ धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि मान लो पूरी वृत्ताकार कुंडली नहीं होकर कोई वृत्तीय चाप हो, तो धारावाही वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये बच्चों अपन को देखना है। ये अपन इसका स्पेशल केस देखते हैं, वो है धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये है बच्चों वृत्तीय चाप लिया मैंने, और इस वृत्तीय चाप के कारण सपोज करो कि ये जो वृत्तीय चाप है वो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है और त्रिज्या r है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो या तो क्या करें बच्चों, आप एक एक नियम से निकाल लें। क्या करें आप, एक एक नियम से निकाल लें। कैसे, जब केंद्र पर 2 पाई का कोण अंतरित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 I/2r होती है। जब केंद्र पर 2 पाई का कोण अंतरित होता है, जब केंद्र पर 2 पाई का कोण अंतरित होता है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 I/2r होती है। जब एक का कोण इकाई कोण बने तो μ0 I/2r इंटू 1/2 पाई होगी। और जब केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करेगा तो μ0 I/2r इंटू θ/2 पाई बनेगा। तो बच्चों ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल व्यंजक आ गया और ये बना μ0 I/2r इंटू θ/2 पाई। लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन बच्चों ध्यान देना है कि यहां पर थीटा हमेशा रेडियन में लेना है। और ये मैं कई बार पहले बता चुका हूं, जब कभी भी थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ नहीं आता है, जब कभी थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ नहीं आता है तो उसे हमेशा रेडियन में ही लेना होगा। उसे क्या करना होगा, हमेशा रेडियन में ही लेना होगा। इसलिए B बराबर बनेगा μ0 I/2r इंटू θ/2 पाई। अब इसका भी देखो बच्चों, फर्स्ट अर्धवृत्ताकार लूप के लिए, अर्धवृत्ताकार लूप के लिए आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। या तो μ0 Ni/2r वाले में अर्धवृत्ताकार लूप में फेरे की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1/2। और या फिर अर्धवृत्ताकार लूप जो है वो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी, 180 डिग्री। ये देखो वृत्ताकार लूप, अर्धवृत्ताकार लूप जो है वो केंद्र पर कितना अंतरित कोण करेगी, 180 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। कितना, 180। और 180 का मतलब कितना हो गया बच्चों, पाई। और B बराबर होगा μ0 I/2r इंटू π/2 पाई। और बच्चों ये आ गया μ0 I/4r, बहुत बार काम में आएगा, μ0 I/4r। B बराबर μ0 I/4r। और यदि बच्चों चौथाई लूप बने तो चौथाई लूप, अब चौथाई लूप के लिए n बराबर क्या बनेगा,
चौथाई लूप के लिए n का मान कितना बनेगा 1/4, तो 1/4 से गुणा करेंगे तो बनेगा म्यू नोट आई अपॉन 8 r। और यहां पर देखो चौथाई लूप जो है वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, चौथाई लूप जो है वो केंद्र पर बच्चों निश्चित रूप से π/2 का कोण बनाएगी। और b बराबर क्या बनेगा म्यू नोट आई अपॉन 2r इंटू π/2 अपॉन 2π। और कुल मिला के आ गया b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 8r। b का मान क्या होगा म्यू नोट आई अपॉन 8r। इस टाइप से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण भी आप केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। धारावाही वृत्ताकार चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखेंगे, और ये बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बच्चों वृत्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल सा नियम है, इसको भी अपन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ही कहते हैं। अब आपको पता है कि वृत्ताकार कुंडली में दो ही केस बन सकते हैं, या तो धारा एंटी क्लॉकवाइज बहे या धारा क्लॉकवाइज बहे, इसके अलावा तो इसमें कोई केस हो ही नहीं सकता। या तो धारा क्लॉकवाइज बहेगी और या फिर धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। अब ध्यान दें, इसके लिए क्या देखते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धाराओं की दिशा में मोड़ें, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धाराओं की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धाराओं की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। और इसमें देखें तो बच्चों ये क्या बनेगा, तो कुल मिला के इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र आया तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, तल के लंबवत नीचे की ओर क्रॉस। इसमें चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अब ध्यान देना बच्चों, ये मेरे पास एक वृत्ताकार कुंडली है और इसमें ये इसका व्यास है। मैंने व्यासाभिमुख इसके व्यास के दोनों सिरों से मैंने एक बैटरी जोड़कर आई धारा प्रवाहित कर दी, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। एन फेरों तथा आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली, एन फेरों तथा आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली के व्यास के सिरों से, व्यास के सिरों के मध्य बैटरी जोड़ने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अब आपको पता है बच्चों
कि यहां से I धारा ये बराबर बराबर बटेगी, I/2 धारा ऊपर जाएगी और I/2 धारा नीचे जाएगी। आपको यह भी पता है कि ऊपर वाले अर्धवृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नीचे की ओर होगी और नीचे वाले अर्धवृत्ताकार लूप के कारण किधर होगी बच्चों? ऊपर की ओर होगी। और दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर है और विपरीत दिशा में होने के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। ऊपरी अर्धभाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर और निचले अर्धभाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर प्राप्त होता है। इसलिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दोनों भागों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपस में बराबर है और दिशा विपरीत है। इसलिए नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। अब देखें स्पेशल केस। ये बच्चों चाहे इस वृत्ताकार लूप को परिधि के कोई से भी दो बिंदुओं से जोड़ा जाए, परिधि के कोई से भी दो बिंदुओं से जोड़ा जाए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर समान होगा और विभवांतर किसके बराबर होता है? I × R के बराबर होता है और R की वैल्यू ρl/A होती है। तो I और L का जो गुणनफल है वो बच्चों दोनों भागों के लिए समान होगा। और आपको पता है कि जब I समान है, L समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? समान। तो इस ऊपरी चाप के कारण और निचले चाप के कारण, यद्यपि इनकी लंबाई अलग अलग है, आपको पता समांतर क्रम में धारा का विभाजन प्रतिरोध के व्युत्क्रम में होता है, तो ऊपर धारा क्या जाएगी? कम जाएगी, लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा रहेगी। नीचे धारा कम जाएगी, धारा ज्यादा जाएगी क्योंकि प्रतिरोध कम है, तो लंबाई कम रहेगी। तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है कि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान समान होगा। V = I/R होता है, R की जगह ρl/A कहेंगे। तो I और L का जो गुणनफल है वो दोनों भागों के लिए कांस्टेंट होगा। इसलिए दोनों भागों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा और दिशा विपरीत होगी। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बच्चों? 0। तो वृत्ताकार लूप को, चाहे वृत्ताकार लूप के परिधि के कोई से भी दो बिंदुओं को यदि अपन बैटरी द्वारा जोड़ दें, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा ही क्या आएगा? 0। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? ये चीज आपके बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब अपन फिर देखते हैं एक क्वेश्चन जो स्पेशल केस है। ध्यान देना बच्चों, स्पेशल केस है। L लंबाई के तार से, L लंबाई के तार से N तथा 2N फेरों की कुंडली बनाने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। यदि इनमें प्रवाहित धारा का मान समान, अब ध्यान देना बच्चों, आपको पता है कि B बराबर μ0 Ni/2R होता है। आपको यह भी पता है बच्चों, जब मैं N फेरों की कुंडली बना रहा हूं तो L का मान N × 2πR के बराबर होगा और R की जगह मैं L/2πN रखूंगा। तो B बराबर क्या आ गया? μ0 Ni/L/2πN और ये बनेगा बच्चों μ0
एन स्क्वायर आई बाई एल इंटू 2 पाई। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, इन जनरल जैसे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, लेकिन अगर एक फिक्स लंबाई के तार से आप कुंडली बना रहे हैं n फेरों की, 2n फेरों की, तो फिर आपको पता है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा। इसलिए बच्चों b1 अपॉन b2 जो बनेगा वो बनेगा n1 बाई n2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा n बाई 2n का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 1/4। मीन्स b1 और b2 का अनुपात जो होगा वो क्या आएगा आपके पास, 1:4 आएगा, न कि 1:2 आएगा। तो बच्चों ये जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बारीकी से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बच्चों अपन कुछ अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।